आप सभी लोगों को नमस्कार। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना E2 रिएक्शन का क्वेश्चन सेशन। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में E2 रिएक्शन की स्टार्टिंग कर चुकी है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जाने हैं, जिसमें अभी तक हमने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड को समझा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी उसके ऑर्डर से रिलेटेड कि 3 डिग्री RX सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन दिखाता है, फिर 2 डिग्री RX और लास्ट में 1 डिग्री RX। अब हम लोग इन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ये हमारे पास टाइप 1 क्वेश्चन है, जहां पर हमें E2 रिएक्शन के प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना है या फिर यूं कह लो आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आप लोगों को पहचानना है कि E2 रिएक्शन है या नहीं है। तो मैंने आपको बता रखा था जो E2 रिएक्शन होती है वो एल्किल हैलाइड के केस में होती है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है। क्या क्या होना चाहिए? लीविंग ग्रुप होना चाहिए और बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। उसके बाद रिएजेंट में आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और हीटिंग कंडीशन कभी कभी मेंशन करते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं। तो अगर मेरे सामने ये लिखा है तो मैंने आपको बताया था ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको हम एल्कोहलिक NaOH बोल सकते थे अगर हम इसके रिएक्शन की बात ना करें। तो ये सारे जितने भी हैं ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं और यहाँ पर आपकी E2 रिएक्शन होने वाली है। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। देखो जरा ध्यान समझना, इसमें हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले सामने क्या है, बेस है। बेस दुनिया में क्या करने आया है, बीटा H प्लस खाने आया है। सिंपल सी बात है, ये वाली पोजीशन क्या है 0, ये क्या है अल्फा और यहाँ पर क्या है बीटा। पॉइंट एकदम क्लियर अच्छे से। अगर ये बीटा है तो यहां से सबसे पहले क्या होगा, बीटा H का एब्स्ट्रक्शन होगा इस वाले पार्ट से इस तरीके से, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे और Cl बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। आपको पता है इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको समझा रखा था बॉन्ड फॉर्मूला में, और इसका मतलब ही होता है आपके पास कुछ इस तरीके से। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से। इस सवाल की बात करते हैं, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बार बार इसी तरीके से चीजों को करना है। ये वाली पोजीशन क्या है 0 है, ये अल्फा है, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर भी बीटा है। ये जो दोनों ही बीटा है कार्बन, उन पे जो हाइड्रोजन है वो भी सेम होंगे क्योंकि दोनों बीटा कार्बन क्या है सेम। तो आप किसी भी एक जगह से बीटा H भगा दो तो यहाँ से बेस आएगा, बेस क्या करेगा बीटा H को भगा ले जाएगा। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे और लीविंग ग्रुप बाहर लीव कर जाएगा। तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब सिंपल सा मैं आपको जो पुराना लेक्चर था उसको रिवाइज कराना चाहता हूं इन क्वेश्चंस के माध्यम से कि आखिरकार एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, और उससे भी ज्यादा क्या आप एलिमिनेशन रिएक्शन में E2 रिएक्शन का मतलब समझ पा रहे हो। हम लोगों ने भले ही E1 रिएक्शन में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ा था, लेकिन जो मोस्टली केसेस होते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के वो E2 रिएक्शन से ही जाते हैं। अब अगर हम इस रिएक्शन में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाली पोजीशन आपके पास क्या है 0, ये वाला क्या है अल्फा और यहां पर क्या है बीटा, यहां पर भी बीटा है। तो अब आपके पास दो डिफरेंट बीटा है, तो डिफरेंट तरह के दो बीटा हाइड्रोजन भी होंगे, और अगर दो डिफरेंट तरह के बीटा हाइड्रोजन होंगे तो दो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट भी बनेंगे, और अगर दो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनेंगे तो वहां पर एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। पॉइंट समझो ध्यान से। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, यदि आपके पास जब तक एक तरह का बीटा H चलता आ रहा है तब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जब दो तरह के बीटा आएंगे तो आपको दोनों तरह के बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कौन से बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवा के आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है, तो ये डिसाइड करेगा आपका क्राउडेड सिस्टम। देखो अगर मैं जरा ध्यान से आपको समझाता हूं, एक तो आपके पास हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन आपके पास यहां लगा हुआ है, दोनों ही बीटा हाइड्रोजन है। तो अब आप खुद सोचो, अगर ये आपके पास बेस है तो बेस इस वाले हाइड्रोजन को भी एक्सट्रैक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, इसको भी करेगा। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन क्या है, लेस क्राउडेड है, मतलब यहां पर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग नहीं है। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या है, मोर क्राउडेड है, और मोर क्राउडेड की वजह से यहां पर अप्रोच भी बेस का कम होगा। तो हम बोलेंगे जब हम यहां से इसको हटाएंगे तो आपके पास एक तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये हो जाएगा इस तरीके से, और जब हम इसको यहां से हटाएंगे, अब ये चीजें थोड़ी स्पीड में आनी चाहिए, तो आपके पास यहां पर हो जाएगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। जब आपने इसको हटाया इस तरीके से बनाया तो एक एल्कीन ये बना, और जब आपने इसको हटाया इस तरीके से बनाया एक एल्कीन ये बना। तो हम बोलेंगे ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या है, माइनर है। इसका रीजन मैंने आपको क्या दिया, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस। अब
आप इनको नाम कर सकते हो सैडजेफ और हॉफमैन। मैंने आपको पढ़ा था सैडजेफ का कॉन्सेप्ट क्या था, हॉफमैन का क्या था। आप यहाँ पर अगर अल्फा H निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3, और यहाँ पर निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमें पता है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, वो सैडजेफ होता है, और जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं वो क्या होता है, हॉफमैन होता है। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्या कर दिया, सैडजेफ को आप माइनर बता रहे हो और हॉफमैन को मेजर बता रहे हो। तभी तो मैंने आपको बताया था कि जो इवन रिएक्शन होती है उसमें हमेशा हमेशा सैडजेफ प्रोडक्ट मेजर होता है, लेकिन जो E2 रिएक्शन होती है उसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा सैडजेफ हो, ये डिपेंड करेगा सामने कंडीशन पे, है ना। तो हॉफमैन भी मेजर होता है। तो अब यहां से सवाल शुरू हो गए हैं कि सर आप हमें सीधा ये बता दो कब कब हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। तो जब मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन का लास्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा, जहां पर आपको कंप्लीट एलिमिनेशन रिएक्शन के क्वेश्चंस कराऊंगा, तब मैं आपको वहां पर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कौन सा, सैडजेफ वर्सेस हॉफमैन, कब कब सैडजेफ होगा और कब कब हॉफमैन होगा। और जो दूसरी बात होगी वो होगी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, एक टर्म है जो कि अभी तक मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं बताया, जानबूझ के इंट्रोड्यूस नहीं किया, थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, वहां से क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा आता है प्रीवियस ईयर में। तो ये सब बातें कर रहे हैं हम, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस वाले में क्या है, ये वाली पोजीशन आपकी क्या है 0, ये वाली पोजीशन क्या है अल्फा, और यहाँ पर क्या है बीटा। सिंपल सी बात है, यहाँ से आप बीटा H हटाओगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। अब देखो ये चीजें थोड़ी सी स्पीड में आनी चाहिए। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन में दोबारा से बार बार टाइम लूं, आपको अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट समझाऊं, लीविंग ग्रुप समझाऊं, फिर इसको एरो से दिखाऊं, टाइम पास कराऊं, तो कोई फायदा नहीं है। कम समय में ज्यादा चीजें समझनी भी है हमें एक साथ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपके पास क्या है, ये वाली पोजीशन 0 है, ये वाली अल्फा है और यहाँ बीटा है। देखो बीटा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है, लेकिन ये सब एक तरह के बीटा है, डिफरेंट तरह के बीटा नहीं है। तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से अगर एक बीटा H हटाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इस सवाल की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है। ये क्या है बेस, तो ये वाली पोजीशन क्या है 0, ये अल्फा और ये बीटा। अगर ये कार्बन बीटा है तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई भी बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर बीटा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर कोई E2 रिएक्शन भी नहीं होने वाली है। अब आप लोग यहाँ पर भी पता नहीं कौन सा बीटा है ढूंढ के E2 रिएक्शन करवा के आ जाओगे। इसीलिए हमेशा आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए उन पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप ये डिफरेंट क्वेश्चंस करवाने का रीजन यहाँ पर क्या है, ताकि आप एक एक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। वही सेम फंड है हमारे पास, ये वाली पोजीशन 0 है, ये वाली अल्फा है, एक तो बीटा यहाँ है और एक बीटा यहाँ है और एक बीटा यहाँ है। जरा ध्यान से देखो, ये वाला बीटा और ये वाला बीटा हाइड्रोजन सेम होगा और ये वाला अलग होगा, तो 2 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो मैं स्पीड में बनाता हूँ। एक तो आपके पास मान लो मैंने अगर यहाँ से बीटा H हटाया तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो आपके पास फाइनली ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब आप लोग मुझे बताओगे, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट वगैरह कॉन्सेप्ट होगा नहीं, तो हमें पता है ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये हमारे पास क्या होगा, मेजर होगा, क्योंकि जनरली सैडजेफ प्रोडक्ट मेजर होते हैं। E2 रिएक्शन में मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, जनरली सैडजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। तो जनरली मैंने जानबूझ के लगाया था क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो हम उसको लास्ट में डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये हमारे पास मेजर होता है क्योंकि यहाँ पर अल्फा H भी क्या है, ज्यादा। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाली पोजीशन 0 है, ये अल्फा है और यहाँ पर बीटा है। अगर आप यहाँ से बीटा H हटाओगे तो फाइनली आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो जरा ध्यान देखना, यहाँ पर कौन सी पोजीशन है, 0 है, यहाँ पर अल्फा है, एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ है, एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ है और एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ है। ये बीटा और ये बीटा हाइड्रोजन तो दोनों सेम होने वाले हैं, दोनों सेम होने वाले हैं। तो एक तो प्रोडक्ट मैं यहाँ से बना दूं कुछ इस तरीके से ऐसा, और एक प्रोडक्ट हम कुछ ऐसा भी तो बना सकते हैं इस तरीके का। अब इसमें से मेजर कौन सा होने वाला है, इसमें से आपके पास ये वाला मेजर हो जाएगा, क्योंकि जनरली सेट जो प्रोडक्ट क्या होते हैं, मेजर होते हैं। तो
दिस इज दी पूरी कहानी जो आपको मुझे बहुत अच्छे से समझानी थी। ये है आपके टाइप 1 के क्वेश्चंस। तो अब हम कुछ और इसी टाइप 1 के क्वेश्चंस में 5-6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और टाइप 1 क्वेश्चंस की। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बार आप लोग ट्राई करो, आंसर्स बनाओ और फिर जब मैं करवाऊंगा तो उससे आंसर्स आप मैच करो। देखो आपके पास सबसे पहले वही कहानी है। ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सबसे पहले इसको क्या चाहिए, बीटा एच चाहिए। तो ये जो लीविंग ग्रुप पोजीशन होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर क्या है, अल्फा कार्बन है। तो अब आप बीटा कहाँ कहाँ पर देख सकते हो, एक तो आपके पास बीटा यहाँ है, बीटा यहाँ है और बीटा यहाँ है। ये दोनों बीटा तो सेम है, तो इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन भी होने वाले हैं वो सेम हाइड्रोजन होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी आएगी। यदि मैं इस वाले बीटा को हाइड्रोजन को हटाता हूं तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, और अगर मैं इस बीटा हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो आपके पास फाइनली प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। अब सवाल आता है मेजर कौन सा है, तो आपको पता है इस पे आपके पास अल्फा एच क्या है, ज्यादा है। तो यही आपका क्या है, सेट प्रोडक्ट है, और हमें पता है सेट प्रोडक्ट ही जनरली क्या होते हैं, मेजर होते हैं। ऐसे ही अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाली पोजीशन आपके पास क्या है, 0 है। ये वाली पोजीशन क्या है, अल्फा है। ये आपका पास बीटा है और ये बीटा है। जरा ध्यान समझना, ये वाला बीटा और ये वाला बीटा दोनों अलग अलग है, और एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आपके पास 3 तरह के प्रोडक्ट बनने वाले हैं। सबसे पहले एक प्रोडक्ट तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनने वाला है। दूसरा, अगर मैं इस वाले बीटा एच को हटाता हूँ तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनने वाला है, और अगर मैं यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो आपके पास प्रोडक्ट फाइनली ऐसा बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन फिर से वही सवाल, मेजर कौन सा है, तो यही वाला प्रोडक्ट आपके पास क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। बस आपको सिंपली क्या करना है, अल्फा एच को कैलकुलेट करना है, और बस एक बात अभी तक ध्यान रखनी है, यदि वहां पर सबस्ट्रेट में क्या हो, क्राउडिंग हो, तो लेस क्राउडेड हाइड्रोजन को हटाते हैं तो वहां से आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बन जाता है। इस वाले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन है, 0 पोजीशन है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ से अगर आप बीटा हाइड्रोजन हटाओगे तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो किस तरीके से, ये आपके पास बेस यहाँ से H+ भगा ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। इसी को हम 1,2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। इस प्रोडक्ट की बात करते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 0 पोजीशन है, ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो यहाँ पर 2 तरह के प्रोडक्ट बनने वाले हैं। एक तो अगर आप इससे हटाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यहां से हटाया, ये वाला लीव करेगा और ऐसा बनेगा। और जो दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है वह दूसरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। तो दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस है, दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है। अगर दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ये वाला जो है उस पे क्या है, ज्यादा अल्फा एच है, तो यही वाला प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस का एक ही पैटर्न है। आपको सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन को पहचानना है। डिफरेंट तरह के बीटा हाइड्रोजन है, उनको एब्स्ट्रैक्ट करवा के एल्कीन बनानी है, और फिर एल्कीन में आपको अल्फा एच को देखना है। जहां पर अल्फा एच ज्यादा होंगे वही आपका सेट जेड प्रोडक्ट होता है और जनरली मेजर होता है। इस जनरली वर्ड को मैं भूल नहीं रहा। ये आपके पास फिर बेस आ चुका है। ये वाली पोजीशन 0 है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। 2 तरह के डिफरेंट बीटा कार्बन है, तो 2 तरह के डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन होने वाले हैं। तो आपके पास यहाँ पर 2 आंसर बनने वाले हैं। एक तो आंसर आपका यहाँ से बन जाएगा अगर मैं यहाँ से बीटा हटाता हूँ, और एक आंसर आपका यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से। सेम इस क्वेश्चन की तरह बात कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही E2 रिएक्शन नहीं होती, E1 रिएक्शन की मैं बात करता, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या होता, रीअरेंजमेंट होता, तब जाके वहां पर हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन होता। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कब कब बीटा हाइड्रोजन होता है, मतलब कब कब E2 रिएक्शन होता है और कब कब E1 रिएक्शन होता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली है, मोस्टली जब भी एल्किल हैलाइड होगा तो उसके केस में आपके पास E2 रिएक्शन ही होती है, जहां पर डीहाइड्रोहेलोजेशन देखने को मिलता है। ये वाली पोजीशन कौन सी है, 0 है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। 2 डिफरेंट तरह के बीटा है। तो हम बोलेंगे एक तो प्रोडक्ट आपके पास यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास यहां पर
कुछ ऐसा बन जाएगा। और हमें पता है यही वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, मेजर है। लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो कैसे होगा, ये वाली पोजीशन क्या है 0, ये अल्फा और यहाँ पर सिर्फ यही बीटा है। अगर आप इस बीटा को देखोगे तो ध्यान देखना, यहाँ पर भी बीटा है लेकिन यहाँ पर लगातार डबल बॉन्ड आ जाएगी और लगातार डबल बॉन्ड से सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, तो हम तो सिर्फ इस वाले बीटा को हटाएंगे तो हमारे पास एक एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा, एक एरोमेटिक एल्कीन जिसको हम जनरली बेंजीन बोलते हैं। ये वाली बात आ जाएगी। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये हमारे पास टाइप 1 क्वेश्चन है जहां पर आपके सामने अगर कोई सबस्ट्रेट हो, रिएजेंट हो, उससे सबसे पहले E2 रिएक्शन पहचाननी है, फिर आपको प्रोडक्ट बनाना है। मेजर कौन सा होता है, जनरली सेट जेप प्रोडक्ट मेजर होता है, लेकिन हॉफमैन भी मेजर बन जाता है जब आपके पास सबस्ट्रेट में क्राउडिंग हो तो लेस क्राउडेड H को हटाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टाइप 2 क्वेश्चंस की। जो टाइप 2 क्वेश्चन होगा उसमें आपके सामने डिफरेंट सबस्ट्रेट होंगे, आपको कंपेयर करना है और बताना है किसका रेट सबसे ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस में। हम लोगों ने टाइप 2 क्वेश्चंस में क्या बात करनी है, कंपेयर रेट ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन के रेट को हमें बताना है, डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं। उससे पहले आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पर आपके पास नोट में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपका जो E2 रिएक्शन का रेट होगा वो डिसाइड होगा। सबसे पहला क्या है, हाइड्रोजन एंड हेलोजन मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। सबसे पहले तो आपको अगर कहीं स्टोइकोकेमिस्ट्री डिफाइन कर रखी है और वहां पर रेट बताना है तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों आपस में क्या होने चाहिए, एंटी होने चाहिए। और एंटी का मतलब मैंने आपको बताया था, यदि हाइड्रोजन बैच पर है तो हेलोजन डैश पर होना चाहिए, और यदि हाइड्रोजन डैश पर है तो हेलोजन वेज पर होना चाहिए। जो दूसरा है वो क्या है, एल्कीन कैरेक्टर इन ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब ये है कि जहां पर जितना ज्यादा आपके पास एल्कीन स्टेबलाइज्ड होगा, आप अल्फा H निकाल लो और अल्फा H निकालने के बाद आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स देखो, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा उतना ज्यादा वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लास्ट पॉइंट है मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। यदि आपके पास सेम एल्कीन बन रहे हैं अल्फा H वाले, तो अब वहां पर आप क्या देखोगे, बीटा हाइड्रोजन देखोगे, मतलब जो ज्यादा एसिडिक होता है। या कुल मिला के आप एल्कीन की स्टेबलाइजेशन से ही वो बातें बहुत हद तक समझ जाओगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन एक एक करके स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे पास डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं इस तरीके से। यहाँ पर आयोडीन एक ही लीविंग ग्रुप है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसमें E2 रिएक्शन करवाओगे तो ये वाली पोजीशन क्या है आपके पास 0, ये वाली पोजीशन क्या है अल्फा, और यहाँ पर आपके पास क्या है बीटा हाइड्रोजन है। तो आपको पता है जैसे ही आप यहां से बीटा हाइड्रोजन हटाओगे तो ये पूरा सिस्टम कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। आप जब इस पे E2 रिएक्शन करवाओगे, यहां से H हटाओगे तो यहां पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। अभी आपको टाइप 1 क्वेश्चंस में यही तो सिखाया था किस तरीके से E2 रिएक्शंस करते हैं, तो हमें वही अपना दिमाग यहां लगाना है। तो ये कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक। इस वाले में बात करेंगे तो यहां से आप बीटा H हटाओगे तो यहां पर ये कैसा आ जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इस वाले केस में एल्कीन होगा, ये ना ही एरोमेटिक है ना ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और ये वाला क्या होगा, सबसे लेस स्टेबल, क्योंकि अगर आप H हटाओगे तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड टाइप का फील आएगा, तो ये सबसे कम स्टेबल सिस्टम होगा, ये सबसे कम E2 की तरफ जाना चाहेगा। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा रेट होगा इसका, फिर रेट होगा इसका, और फिर लास्ट में ऐसे। ये रेट किस बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं, आप सबका E2 रिएक्शन करवाओ, सब में एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनाओ, और एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनाओगे जो जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी वही आपका रेट डिसाइड करेगा। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के लिए हमने किस किस फैक्टर्स को डिसाइड करते हैं, एरोमेटिक, रेजोनेंस, फिर लास्ट में अल्फा H। बस अब हम इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपके पास आयोडीन है, ये वाली पोजीशन 0 है, यहाँ पर अल्फा है, बीटा यहाँ पर भी हो सकता है और बीटा यहाँ पर भी हो सकता है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब आपके पास और एक बीटा यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब इस तरीके से बीटा होंगी। तो जब आप एलिमिनेशन करवाओगे तो दो प्रोडक्ट आएंगे, एक तो यहाँ से आ सकता है और एक यहाँ से। लेकिन इस वाले केस में ये वाला डबल बॉन्ड जब आएगा तो हम मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाना चाहेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, अल्फा H सबसे ज्यादा होंगे। इस वाले केस में डबल बॉन्ड यहाँ पर ही पॉसिबल है, और इस वाले केस में आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉसिबल है। मतलब हम बोलेंगे इस वाले में क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। इस वाले में आपके पास अल्फा H कम है, इस वाले में आपके पास अल्फा H क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये आपको अब कैलकुलेट करना है,
मैं आपको इन क्वेश्चंस में हिंट दे रहा हूं, जो आपने टाइप 1 क्वेश्चन सीखे हैं उसी का आप एज अ एप्लीकेशन पार्ट समझ लो, ठीक है, ये वाली बात है। और इसमें अल्फा एच आपके पास क्या है, कम है, तो हम ओवरऑल एक ऑर्डर की अगर बात करें तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नंबर 1 हो जाएगा, ये हमारे पास नंबर 2 हो जाएगा और ये हमारे पास नंबर 3 हो जाएगा। ये आपके पास रेट ऑफ E2 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो चीजें टिपिकल नहीं है, अगर आप टिपिकल बनाओगे तो पक्का लगने वाली हैं। आपको अपना पेन उठाना है, सबके बीटा एच को हटाना है और मोस्ट प्रोबेबली वो बीटा एच हटाना है जहां से स्टेबल एल्कीन मिले, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज या फिर एरोमेटिक एल्कीन हो रही हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर बता दोगे। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपके पास 0 पोजीशन है, यहाँ पर आपके पास अल्फा है, एक बीटा यहाँ पर है और एक बीटा यहाँ। तो आपको पता है ये वाला बीटा ज्यादा एसिडिक है इस वाले केस में, तो ये होगा ही। इस वाले केस में देखो ये वाली पोजीशन 0, ये अल्फा, और यहाँ पर अगर आप बीटा लोगे या फिर यहाँ पर किसी भी जगह आप बीटा ले लो, लेकिन यहाँ पर बीटा ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप H+ हटाओगे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो बेंजीन रिंग से क्या हो जाएगा या फिनाइल रिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ E2 रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर रेट ऑफ E2 रिएक्शन इस तरीके से है। इस वाले केस में देखते हैं, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ये वाला क्या है 0, ये क्या है अल्फा और यहाँ क्या है बीटा, और हम बोलेंगे यहाँ पर बीटा कार्बन तो है लेकिन यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। चलो पहली बात तो ये होगी। अगर इसको देखोगे तो क्या होगा, ये वाली पोजीशन 0, ये वाली अल्फा, बीटा यहाँ भी हो सकता है, बीटा यहाँ भी हो सकता है। तो अब सवाल ये नहीं आ रहा कौन सा बीटा हटा के बनेगा, यहाँ तो बीटा एच है ही नहीं और जबकि यहाँ पर बीटा है, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा। E2 रिएक्शन होने के लिए बीटा एच तो होना चाहिए ना, ये तो मैंने आपको सिखा रखा है। यहाँ पर बीटा एच है ही नहीं और जबकि यहाँ पर तो बीटा एच है। पॉइंट एकदम क्लियर है। तो इसलिए जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं, आपको इसमें सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है। इन 3 बातों का ही आपको ध्यान रखना है और इसके अलावा कोई बात नहीं लगने वाली। क्वेश्चन नंबर ई पार्ट को देखते हैं हम लोग ध्यान से। देखो ई में क्या है आपके पास, ये वाली पोजीशन 0, ये वाली पोजीशन अल्फा और ये वाली बीटा। पॉइंट क्लियर एकदम, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले केस में देखते हैं, इधर ये वाली पोजीशन क्या है 0, ये वाली पोजीशन अल्फा और यहाँ पर क्या है बीटा ना। फिनाइल में तो आपको पता है, इसमें कैसे आप यार बीटा एच देखोगे, यहाँ पे इस तरीके से अगर ये लगा होगा तो यहाँ पर कोई एच थोड़ा ना है, ये जो हमने लगाया एच है ही नहीं, तो एच यहीं पर होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये जो बीटा एच है वो क्या है, ज्यादा एसिडिक है, इसी ही वजह से हमारे पास रेट ऑफ E2 रिएक्शन भी यहाँ पर ज्यादा होने वाला है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें सबके सबस्ट्रेट से में बस यहाँ पर फर्क किसमें है, लिविंग ग्रुप में फर्क है। तो अगर लिविंग ग्रुप में फर्क है तो हमें अच्छे से पता है जितना ज्यादा अच्छी लिविंग ग्रुप की लिवेबिलिटी होती है उतना अच्छा वहां से वो लीव भी करेगा। अब लीव करेगा तो हम बोलेंगे आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, फिर ब्रोमीन होता है और लास्ट में क्लोरीन होता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपके पास हाइड्रोजन और हेलोजन के एंटी वाली बात लगने वाली है। देखो यहाँ पर Br किस पे है, डैश पे है। अगर मैं थोड़ा सा हाइड्रोजन को दिखाऊं तो यहाँ पर हाइड्रोजन डैश पर है और यहाँ पर भी आपके पास हाइड्रोजन किस पर है, डैश पर है। मतलब यहाँ तो हेलोजन और हाइड्रोजन कहीं पर भी एंटी है ही नहीं। और इस वाले केस में अगर देखेंगे तो देखो इस वाले में तो आपके पास डैश पे है लेकिन यहाँ पर आपके पास वेज पे है, वेज पे। तो हम बोलेंगे ये और ये आपस में क्या है, एंटी है, इसी वजह से यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा होने का मतलब सिंपल यही है कि यहाँ पर तो E2 रिएक्शन परफॉर्म होगी लेकिन यहाँ पर E2 रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपको टाइप 2 क्वेश्चंस में इन डिफरेंट सबस्ट्रेट में E2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस इसके बाद, जहां पर मैं आपसे पूछूंगा कितने आपके पास पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकेंगे। हम लोगों ने टाइप 1 क्वेश्चन देख लिया, टाइप 2 क्वेश्चन देख लिया, अब ये हमारे पास है टाइप 3 क्वेश्चन। इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से आइसोमेरिज्म को जोड़ने की कोशिश की है। थोड़ा सा आपको हमेशा जब भी आप कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ते हो तो आपको आइसोमेरिज्म का आइडिया होना चाहिए। पता नहीं रहता कि कब कैसा क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से रिलेट कर दिया जाए, तो उसी को समझाने के लिए मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा है और हम मिलके अब प्रैक्टिस करते हैं कि क्या कहानी है। देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी structural isomers are possible for molecular formula C5H11Br।
तो सबसे पहले आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H11Br और इसमें पूछा है कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होंगे। उसके बाद आपके पास बोला है राइट E2 प्रोडक्ट ऑफ ईच। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप दो पार्ट्स में ब्रेक करो। पहला पार्ट है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H11Br, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो आपको इसके कोरिस्पोंडिंग क्या बताना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है। पहला पार्ट तो ये हो गया। जब आप एक बार स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बता दो, उसके बाद आपको इन सभी ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के क्या करने हैं, E2 प्रोडक्ट को बताना है। मतलब इन सबके सामने स्ट्रॉन्ग बेस होगा, आपको बीटा H हटाना है और वो बनाना है। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो तो टाइप 1 आ गया। अरे भाई ये जो इतनी बात कह रहे हैं ये तो टाइप 1 वाली बात कह रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट सबस्ट्रेट होंगे, उसका E2 रिएक्शन कंप्लीट करो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें है, पार्ट 1 में, कि आपके पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कोरिस्पोंडिंग आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको नोट में समझा दूं कि आखिरकार स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जहां पर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, पहली बात। और ये डिफरेंट तरह के होते हैं। एक तो आपके पास होता है चेन आइसोमर, दूसरा आपके पास होता है पोजीशन आइसोमर, तीसरा आपके पास होता है फंक्शनल आइसोमर, चौथा आपके पास होता है एक रिंग चेन आइसोमर भी होता है, या फिर एक और होता है मेटामर, फंक्शनल आइसोमर। ऐसे ही आपके पास एक होता है मेटामर, फिर एक होता है आपके पास रिंग चेन आइसोमर, जहां पर एक रिंग होती है और एक चेन होती है, उनका आपस में आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। और एक लास्ट में और होता है टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म को तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारी कहानी चलती है। तो अब आपको क्या करना है, पॉसिबल बताना है स्ट्रक्चर्स। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर हो सकता है, 5 कार्बन का चेन लगाकर सीधा Br लगा दो। कैसे, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, और यहां से आप क्या लगा दो, Br लगा दो। क्लियर एकदम पॉइंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला, जब भी आपको कभी कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, आप एक नॉर्मल जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर सोच सकते हो, वो तो यही सोचोगे, एक सीधे 5 कार्बन की चेन बनाओ, Br लगा दो, 6 कार्बन की चेन लगाओ, Br लगा दो, 4 कार्बन की चेन बनाओ, Br लगा दो, 3 कार्बन की चेन बनाओ, Br लगा दो। अब उसके बाद आपको सोचना है, क्या जो आपके पास ये Br ग्रुप लगा है, इसकी डिफरेंट पोजीशन कर कर हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता है। मैं बात ये कर रहा हूं, जरा ध्यान देखना। क्या हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब Br इस बार हम कहां लगा दें, सेकंड पोजीशन पर लगा दें। तो क्या आपस में अभी भी ये आइसोमर हैं? तो जरा ध्यान से देखो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन बस यहाँ पर Br की पोजीशन में डिफरेंस है, मतलब स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो हम बोलेंगे ये अभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमर है। क्या हमने कोई चेन चेंज की? अभी भी चेन 5 कार्बन की है, बस हमने पोजीशन चेंज की। ऐसे ही क्या हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा यहां पर Br आ जाए? क्या ये भी आपके पास एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है? बिल्कुल सर, यहां पर भी पोजीशन चेंज हो रही है। तो 3 तो आपके पास स्ट्रक्चर ऐसे आ गए। सबसे पहले आपने एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर समझा, फिर आप वहां पर जो फंक्शन ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज करते जा रहे हो। क्या अगर मैं फर्दर इसकी पोजीशन यहां पर चेंज कर दूं तो नया बनने वाला है? बिल्कुल नहीं। जो आप अगर यहां लगाओगे तो ये और वो सेम हो जाएंगे, दोनों तो एक ही बात है। तो एक तो हमारे पास सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी है, जब आपके पास पोजीशन चेंज करने पर ना आ रहा हो तब आप चेन चेंज करना। फिर सुनो, जब आपके पास पोजीशन चेंज करने पर स्ट्रक्चर ना आ रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तब आपको क्या करना है, पोजीशन मतलब चेन चेंज करना है। तो ये 5 कार्बन की चेन थी, अब आप सबसे पहले 4 कार्बन की चेन बनाओ। ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और ये एक लगा दिया वहां पर साइड चेन की तरह। तो सबसे पहले Br आपने यहां पर लगाया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बस हमें अब क्या करनी है, पोजीशन चेंज करनी है, यहां पर Br आ जाएगा। फिर उसके बाद
यहाँ पर Br आ जाएगा। फिर उसके बाद अब देखना ध्यान से, क्या मैं Br को यहाँ पर भी लगा सकता हूँ? बिल्कुल। अगर आप इसको और इसको जरा ध्यान से देखोगे तो ये सब अलग है, मतलब ऐसे Br की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इस वाले कार्बन से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, पोजीशन चेंज किया। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है। इन सब में आपके पास कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है। बस पोजीशन चेंज करते जा रहे हो तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। क्या और कुछ पॉसिबिलिटी है? तो अब Br की कोई भी पोजीशन चेंज कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला 4 कार्बन चेन पे। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और है कि यदि हम इसको क्या कर दें, 3 कार्बन की चेन बना देता हूं इस तरीके से, और 2 साइड चेन लगा दे, और यहां पर क्या लगा दें, Br। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो हम बोलेंगे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, 4 5 6 7 और यहाँ पर 8। तो हम बोलेंगे ऐसे कितने आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलने वाले हैं? 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलने वाले हैं। अब दूसरा पार्ट क्या था, आपको इन सबके ही सामने क्या रखना है? अल्कोहलिक KOH रखना है। सबके सामने आपके पास क्या होगा? अल्कोहलिक KOH होगा। और आपके पास क्या करना है? प्रोडक्ट को कंप्लीट करना है। अब ये वाला पार्ट मैं नहीं सिखा रहा, मैंने आपको टाइप 1 क्वेश्चन समझाया है, तो टाइप 1 क्वेश्चन ही बन चुका है। आपको सबसे पहले बीटा H को पहचानना है। बीटा H अगर 1 से ज्यादा है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और फिर मेजर हमेशा जनरली ZF होता है। ये सारी बातें अब हमारे पार्ट 1 की तरह हो चुके हैं। क्या इतना पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर है? तो ये था हमारा टाइप 3 क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप 4 क्वेश्चन में, जहां पर मैं कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। तो अब हम बात करते हैं अपने टाइप 4 क्वेश्चंस की, जहां पर मैं A2 रिएक्शंस के साथ आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं, और मुझे नहीं लगता शायद से आपने आज से पहले ये कभी बात समझी भी होगी या फिर सीखी भी होगी। देखो जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आपको सामने दिख रहा है, ये आपके पास क्या है? एल्किल हैलाइड है। बस ये आपके पास कौन सी प्रोजेक्शन होती है? फिशर प्रोजेक्शन होती है। और सामने क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का बनाना है, तो आपको पता है ये वाली पोजीशन क्या है? 0 है। ये वाली पोजीशन क्या है? अल्फा है। तो ये पोजीशन क्या है? बीटा है। पक्की बात है, यहां से ये और ये निकलने वाले हैं। जब ये और ये निकलेंगे तो यहाँ पर जो मैं प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा हूं, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें होने वाली हैं। कैसी दिक्कतें होने वाली, जरा ध्यान देखना। एक तो आप यहाँ पर क्या लगाने वाले हो? Me, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा H। एक कार्बन पर आपके पास Me और H है, और दूसरे ही कार्बन पर आपके पास क्या है? Me और Et है। अब जरा इस एल्कीन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर Me और Me क्या है? सेम साइड हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी एल्कीन आ रही है? सिस एल्कीन आ रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि सर आखिरकार आपने यहाँ से एल्कीन बना दिया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने सिस एल्कीन कैसे बनाया ये समझ में नहीं आया। ऐसे ही मैं पहले इसका प्रोडक्ट बनाता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि क्या फंडा क्या है। देखो ये वाली पोजीशन आपके पास क्या है? 0 है। ये वाली पोजीशन क्या है? अल्फा है। और ये वाली क्या है? बीटा है। यहां से बीटा H हट जाएगा। तो जब आप यहां से हटाओगे बीटा H, तो अब आपके पास यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C। एक कार्बन पर क्या आ जाएगा? Me आ जाएगा और H आ जाएगा, और दूसरे कार्बन पर क्या आ जाएगा आपके पास? Et आ जाएगा और Me आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखोगे इन दोनों Me की पोजीशंस को, तो एक दूसरे क्या हैं? अपोजिट हैं। तो हम यहाँ पर बोल देंगे ये कैसी एल्कीन है? हमारे पास ट्रांस एल्कीन है। अब आपके पास डाउट खड़े होना शुरू हो गए हैं कि सर हमें प्रोडक्ट तो समझ में आ रहा है कि आपने बीटा H को हटाकर किस तरीके से किया, लेकिन इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कह लो या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होती है मेन पार्ट, वो कह लो, कैसे होगी। तो सुनो, जब भी हमें इस बात को मैं यहाँ पर नोट में समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर। देखो जब भी हमें मैकेनिज्म ऑफ एंटी रिएक्शन समझानी हो, मैकेनिज्म ऑफ एंटी रिएक्शन जब भी हमें एक्सप्लेन करनी हो, तो हमें वहां पर सहारा लेना पड़ता है
स्टैगर्ड न्यूमान का। याद करो, मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में स्टैगर्ड न्यूमान के बारे में बताया था, न्यूमान पोजीशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया था। तो हम स्टैगर्ड न्यूमान की हेल्प से ये बहुत आसानी से समझा पाएंगे। अब पूछोगे सर कैसे? तो देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है। तो सबसे पहले मैं इसका न्यूमान प्रोजेक्शन ही बनाता हूँ आपके सामने। जब आप न्यूमान प्रोजेक्शन बनाओगे तो ये वाला कार्बन फ्रंट है, तो आप इसको फ्रंट कार्बन मान लो। फ्रंट पे क्या लगा है, Me लगा है आपके पास। सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा है, Br लगा है, और यहाँ पर आपके पास क्या लगा है, H लगा है। ये बात समझ रहे हो आप? कैसे, ध्यान समझना। इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन ये वाला है, Me मैंने यहाँ लगा दिया है, Br मैंने यहाँ लगा दिया है, और H मैंने यहाँ लगा दिया है। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो इसको मैं पीछे वाले कार्बन से समझाऊंगा, इस वाले कार्बन समझाऊंगा। तो हम बोलेंगे Me के पीछे क्या आ रहा है, Me आ रहा है, लो बना दिया, ठीक है। यहाँ पर Br के पीछे क्या आ रहा है, Et आ रहा है, लो Et बना दिया। यहाँ पर H के पीछे क्या आ रहा है, H आ रहा है, लो H बना दिया। अब हमें यही पॉइंट समझना है। ये आपके पास जो न्यूमान है ये इक्लिप्स न्यूमान है, जहां पर डाइहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो सबसे पहले तो आपको इस पूरे फॉर्म को, जिसको हम फीचर प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसको आपको न्यूमान में बदलना आना चाहिए। अब हमें पता है कि जब भी हम रोटेशन करें एक कार्बन पर, कैसे भी रोटेशन कर लो, वहां पर कोई चेंज नहीं आता। तो हम इसी ही स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान देखना। यहाँ पर आपका जो फ्रंट कार्बन था वो तो एज इट इज है, MEBRH, समझ में आ रहा है, MEBRH एज इट इज है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा चेंज कैसे कर सकता हूँ, जरा ध्यान देना। यहाँ पर मैं लेके आ जा सकता हूँ ET, तो थोड़ा सा अगर मैं इनको एंगल से घुमाऊंगा तो ये भी सब एंगल से घूमेंगे। देखो, मैंने ET को अगर यहाँ लेके आऊंगा तो H यहाँ जाएगा और ME यहाँ आ जाएगा। ऐसा ही तो कुछ होगा। मैंने ये किया क्यों, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये वाली पोजीशन पर अगर आपके पास क्या है, लीविंग ग्रुप है, तो जो पीछे वाली पोजीशन है उस पर क्या है, बीटा H है, और वो एक दूसरे कैसे होने चाहिए, हमेशा एंटी होने चाहिए। और एंटी वाली बात मैं स्टैगर्ड में ही समझा सकता हूं। अब ये बात आसान हो चुकी है। कैसे आसान हो चुकी है, यहां से आपके पास बेस आएगा, इस H को भगाएगा और लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, स्ट्रक्चर आपको देखो, ये वाली H बॉन्ड टूट चुकी है, Br टूट चुकी है, तो यहां से तो आपको दिखेगा Me और H, और यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर आपको दिखेगा Me और Et। ऐसे तो कुछ दिखेगा। यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, Me और H। तो देखो, मैंने यहाँ पर Me और H बना दिया एक कार्बन पर, Me और H, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, Me और Et। लो, मैंने Me और Et बना दिया। अब देखो, ये जो दोनों Me है वो एक तरफ हैं और ये H और Et एक तरफ है। बस समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। ये टिपिकल पार्ट जरूर है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मस्ट है। कोई नहीं समझाता, मैं भी छोड़ सकता था आपको अच्छे क्वेश्चंस करवाने की वजह, वही छोटे मोटे क्वेश्चंस करवा के पूरा टॉपिक छोड़ सकता था। लेकिन हमें कुछ अच्छे लेवल पर चीजों को लेके जाना है। जो मैं बोल रहा था ना कि असाइनमेंट में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, कुछ अच्छे लेवल की बातें मैं आपको ऐप पर बताऊंगा, वो सब ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको एक अलग तरह के कॉन्सेप्ट समझ में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूं कि भैया जहां पर हम कॉन्सेप्ट पे अटक जाते हैं, क्वेश्चंस करवाने वाला कोई नहीं होता, वो मैं साथ आपका निभाना चाहता हूं। मैं आपको कुछ अलग लेवल पे क्वेश्चंस के साथ गाइड करना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए जो जरूरी है। तो अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ रहा है तो ऐसा ही मैकेनिज्म इसका होगा। कैसे, MEBRH बना लिया। इसमें बनाओगे, पीछे वाले में आपके पास क्या है, Me लगाओगे, यहां पर इस बार H आ जाएगा और यहां पर इस बार Et आ जाएगा। इसको खुद ट्राई करना है और फिर इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, तो आपके पास उसके जस्ट एंटी आ जाएगा लीविंग ग्रुप के, और आप देखना आपके पास यहाँ पर ट्रांस एल्कीन का ही फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। पॉइंट क्लियर है, ट्रांस एल्कीन ही आपको वहां पर देखने को मिलने वाली है। और अगर ये बात क्लियर है तो फिर तो अब कोई डिफिकल्टी होनी ही नहीं चाहिए। बस ये सब बातें मुझे समझानी थी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी हमें ऐसे फिशर प्रोजेक्शन की बात, एंटी मैकेनिज्म समझानी है, ये क्या है, एंटी एलिमिनेशन ही तो है एक तरीके का, क्योंकि हमें पता है जो E2 रिएक्शन होती है वो एंटी एलिमिनेशन होती है। ये वाली बात तो बोल बोल के मैं थक चुका हूँ, एंटी एलिमिनेशन ही होती है E2 रिएक्शन। तो मैंने लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एंटी रिएक्शन एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ स्टैगर्ड मैकेनिज्म। तो
अब आपका होमवर्क है कि इसके लिए आपको खुद ये ट्राई करना है। तो पॉइंट क्लियर है, इससे सिस एल्कीन आता है और इससे ट्रांस एल्कीन आता है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन को तो मैंने पहले करवा रखा है। अगर आप देखोगे तो Cl क्या है, अगर उस पे है तो यहाँ पर H भी किस पे है, वेज पर है। तो सब जगह ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। हमें पता है हमेशा बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप आपस में क्या होना चाहिए, एंटी होने चाहिए। तो एंटी होने के लिए अगर ये इस पे था तो इसको पक्का डैश पर होना चाहिए था, लेकिन डैश की पोजीशन ऑलरेडी Cl ने ऑक्यूपाई कर रखी है, तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें हो जाएगा। अगर ये इस पे है तो H किस पे है, इस पे है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर ये इस पे है तो H किस पे है, इस पे है। और अगर ये इस पे है तो H किस पे है, इस पे है। तो मतलब आप इन सब को भगाते जाओ। जब आप इन सब को भगाते जाओगे मैकेनिज्म के थ्रू, तो आपके पास फाइनली एक कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ से हटाया ये Cl यहाँ था, यहाँ से हटाया ये Cl यहाँ था, यहाँ से हटाया ये Cl यहाँ था, ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। ये कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, ये वाला पार्ट टिपिकल था जो मुझे आपको समझाना था। तो हमने यहाँ पर 4 टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर चुका है। अब हम एक लास्ट पार्ट और सीखते हैं, डी हैलोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड कह लो आप, या फिर डाई हैलाइड्स कह लो, क्योंकि 2 हैलोजन ग्रुप्स वहां पर होते हैं, वह भी एक E2 मैकेनिज्म ही होती है। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि E2 रिएक्शन का पार्ट होती है, डी हैलोजनेशन रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हो रिएक्शन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड। सबसे पहली बात हमारे सामने ये आती है कि सर आखिरकार ये विसिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं। तो हमें पता है विसिनल पोजीशन के बारे में कि एडजेसेंट एटम्स पर हमारे पास क्या हो, हैलोजन हो। एडजेसेंट एटम पर हैलोजन्स अगर प्रेजेंट होते हैं, इसी ही पोजीशन को हम विसिनल पोजीशन बोलते हैं। और अगर हैलाइड है, हैलोजन है, तो डाई हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन की स्टार्टिंग करता हूँ तो यहाँ पर कुछ आपके पास इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके पास X है, यहाँ पर X है, और इस तरीके से ये दोनों ही क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, इसीलिए ये आपके पास क्या होता है, विसिनल डाई हैलाइड होता है। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से। अगर मैं सामने रिएजेंट की बात करता हूं कि आखिरकार डी हैलोजनेशन के लिए रिएजेंट क्या होता है, तो यहाँ पर 2 होते हैं। या तो आप NaI एसीटोन के साथ हीटिंग कर लो, या फिर आप यहाँ पर जिंक डस्ट के साथ हीटिंग कर लो। ये दोनों ही यहाँ पर क्या करते हैं, E2 रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और फाइनली आपके पास यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसको हम बोलते हैं डी हैलोजनेशन रिएक्शन। अब सवाल आता है कि आखिरकार यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो दोनों ही हैलोजन्स हैं एडजेसेंट एटम पर क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये X2 गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये वाला फिनोमेना आपके पास यहाँ पर चल रहा होता है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म पास्ट या फिर मैकेनिस्टिक पार्ट को देखने की कोशिश करता हूं, तो इसका मैकेनिज्म कैसा होने वाला है, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर आपके पास क्या है, हैलोजन, यहाँ पर आपके पास क्या है, हैलोजन इस तरीके से, और सामने क्या है आपके पास NaI था, तो Na+I-। तो सबसे पहले जो I- है वो I- यहाँ से बैक साइड से आकर X+ को ले जाता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं और ये लीविंग ग्रुप बाहर लीव कर जाता है। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ पर इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और प्लस NaX का PPT भी यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये आपके पास मैकेनिज्म होता है डी हैलोजनेशन रिएक्शन का। ये वाली बात आ गई। अब यहाँ पर नोट में आपको 2 बातें बहुत अच्छे से समझनी है। सबसे पहली बात, जब भी आपके पास डी हैलोजनेशन रिएक्शन होगा, तो डी हैलोजनेशन रिएक्शन में जो आपके पास हैलोजन्स होंगे वो क्या होने चाहिए, मस्ट एंटी टू ईच अदर। एंटी टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे क्या होने चाहिए, एंटी होने चाहिए। क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, E2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है यहाँ पर हिस्टोकेमिस्ट्री का फंडा तो रहता ही है एंटी वाला। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये हो गई। अगर हम दूसरी बात करते हैं, यदि आपके पास यहाँ पर 2 हैलोजन ना हो और सिर्फ एक ही हैलोजन हो जाए, मतलब
मोनोहैलाइड हो। अगर हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ मोनोहैलाइड, और मैं यहाँ पर रिएजेंट लेता हूँ वही फिर से NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो जब हम NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। मतलब यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ मैकेनिज्म हुई है, ये मैकेनिज्म होती है आपके पास SN2 मैकेनिज्म, और इस रिएक्शन का नाम होता है आपके पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हमारे पास मोनोहैलाइड होता है और मोनोहैलाइड के सामने NaI एसीटोन होता है तो वहां पर SN2 रिएक्शन होती है और फिंकलस्टीन रिएक्शन नाम होता है। ऐसे ही यदि मैं यहाँ पर एल्कोहलिक KOH ले लेता हूँ तो एल्कोहलिक KOH लेने से क्या होगा, ये वाली पोजीशन 0 है, ये अल्फा है, यहाँ से बीटा H की रिमूव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपके पास फाइनली यहाँ पर कुछ ऐसी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कुछ जानकारी है जो कि आपको ध्यान रखनी है। चलो सर, अच्छा हुआ आपने ये समझा दिया। अब सर आप हमें इस जिंक डस्ट की मैकेनिज्म समझाओ कि आखिरकार इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, और फिर कुछ डीहैलोजिनेशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराइए। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार यदि हमारे पास अगर जिंक डस्ट हो, मान लो मैंने आपके पास कुछ इस तरीके से डाइहैलाइड ले लिया, ये हमारे पास क्या है, डाइहैलाइड है, और यहाँ पर हम सामने क्या ले लेते हैं, जिंक डस्ट ले लेते हैं और हीटिंग करते हैं, तो पक्की बात है यहाँ पर हमारे पास E2 मैकेनिज्म होने वाली है। तो अब आपके पास आखिरकार मैकेनिज्म कैसे चलने वाला है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में आपने जब सबसे पहले जिंक लिया है तो वो जिंक क्या करता है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दुनिया में मेटल क्या करने आया है, इलेक्ट्रॉन लूज करने आया है, तो कुछ इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब क्या होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे इसकी तरफ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और Br बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर एल्कीन एज अ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है। पॉइंट क्लियर है। तो आपके पास डीहैलोजिनेशन के लिए 2 रिएजेंट होते हैं, एक NaI एसीटोन और एक होता है आपके पास जिंक डस्ट। मैंने दोनों ही की मैकेनिज्म बता दी है। अब हम अपने क्वेश्चंस के पार्ट की तरफ आते हैं, तो जिसमें मैं सबसे पहला क्वेश्चन अगर लूं तो पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर H है और यहाँ पर PH है, और सामने है NaI एसीटोन हीटिंग, ये है आपके पास। ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन उठाएं तो आपके पास यहाँ पर PH है, Br H और यहाँ पर PH, और सामने वही फिर से आपके पास, या फिर आप जिंक डस्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हीटिंग है। तो आपको पता है दोनों ही केसेस में आपके पास 2 हैलोजन है एडजेसेंट पोजीशन पर, तो हम बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड है, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों ही रिएजेंट किसको बताते हैं, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन को समझाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर बनाऊंगा तो यहाँ पर आंसर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, CPH तो आपके पास सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि इस वाले पार्ट में आपके पास क्या फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर PH H ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सवाल आ रहा है कि सर आपने सिस और ट्रांस कैसे समझाया, तो मैंने बताया है ऐसे क्वेश्चंस का आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए जब भी आपको बताना हो तो आपको यहाँ पर स्टैगर्ड न्यूमान की हेल्प लेनी पड़ेगी, और स्टैगर्ड न्यूमान आपको बनाना आना चाहिए। तो जैसा मैंने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था स्टैगर्ड न्यूमान का, वैसा ही आप पहले इसको न्यूमान पोजीशन में बनाइए, फिर इसको थोड़ा सा रोटेट कीजिए पीछे वाले कार्बन को। लिविंग ग्रुप की जगह यहाँ पर दोनों ही हैलोजन है, तो दोनों हैलोजन को क्या लेना है, एंटी पे लेके आना है, और एंटी पे लाके जब आपके पास रिजल्टिंग न्यूमान आएगा तो वहां पर सिस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ट्रांस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जिन पर आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। ये हमारी कहानी थी डीहैलोजिनेशन रिएक्शन की। एक लास्ट छोटा सा एक रिएक्शन और है जो कि E2 रिएक्शन होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अब हम ये लास्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं जो कि एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का ही मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा। हम लोगों ने अभी तक एलिमिनेशन रिएक्शन में E2 रिएक्शन की बात की है। E2 रिएक्शन बेसिकली 2 जगह पर होती है। एक जब आपके पास मोनोहैलाइड होता है तो वहां पर जब स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, और जब आपके पास विसिनल डाइहैलाइड होंगे जहां पर NaI एसीटोन या जिंक डस्ट होगे तो वहां पर E2 रिएक्शन होगा। एक ये रिएक्शन और होती है जहां पर E2 रिएक्शन देखने को मिलता है। तो
देखो आपके पास ये अल्कोहल है, जनरली जो अल्कोहल है वो क्या करते हैं, इवन रिएक्शन दिखाते हैं जिसके थ्रू डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ है, सबसे पहले ये जो OH है, तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा मैकेनिस्टिक पार्ट समझाऊं, मैकेनिज्म, यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर आपके पास क्या है, POCl3 है, P डबल बॉन्ड O, Cl, Cl और Cl। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहाँ पर अटैक करता है, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है, फिर ये बॉन्ड वापस आके एक Cl को बाहर निकालती है। तो आपके पास जो ये पुअर लिविंग ग्रुप था ये किस में कन्वर्ट हो गया, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, P डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पर भी Cl। अब सुनो, यहाँ पर आपके पास क्या है, H है और आपके पास यहाँ पर पिरिडीन भी मौजूद है और पिरिडीन आपको पता है क्या होता है, बेस होता है। तो ये क्या करेगा, उस H को हटाता है जहां पर आपके पास मोर स्टेबलाइज्ड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही इसको हटाया ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और इसको एज अ गुड लिविंग ग्रुप हम बाहर निकाल देंगे। तो फाइनली आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और ये जो प्रोडक्ट होता है ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, आपके पास सेड प्रोडक्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर वही एल्कीन का फॉर्मेशन होता है जो मोर क्राउडेड होती है, मोर क्राउडेड एल्कीन फॉर्मेशन। ये कहानी है जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, या तो आपके पास ये रिएजेंट हो सकता है या फिर आपके पास Al2,3 हीटिंग हो सकती है या फिर आपके पास एक्वस P2O5 हीटिंग हो सकती है। इस बात को ध्यान रखना है। तो इस लेक्चर में अगर मैं पूरे बात करता हूं तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने E2 रिएक्शंस पे जो 4 तरह के क्वेश्चंस हो सकते थे उनको एक एक करके डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको डीहैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया और लास्ट में ये रिएक्शन डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे E1CB रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।